जय श्री राम बच्चों। आज हम प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिस्कस कर रहे हैं। ये टॉपिक 11th केमिस्ट्री में रिडॉक्स के अंदर आता है और 12th केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आता है। और बड़ी ही अच्छी बात यह है कि हमारी एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड, वो दोनों 11th और 12th दोनों एनसीईआरटी में सेम क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो मैं तुम्हें प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के 4 या 5 एग्जांपल से कुछ समझाने की कोशिश करूंगा और हर एक एग्जांपल में कुछ ना कुछ चेंज होगा, वो चेंज पकड़ना है तुम्हें, ठीक। और अगर तुम सिर्फ यही एग्जांपल जो मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूं इनको अच्छी तरह से कर लेते हो तो मेरे हिसाब से शायद तुम्हारा बोर्ड में या जेईई में कोई क्वेश्चन अटके ना, तुम इनके आधार पर बाकी क्वेश्चन भी कर पाओगे। तो बड़े सिलेक्टेड एग्जांपल्स करा रहा हूं मैं। स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो जैसा कि प्रोडक्ट का नाम सजेस्ट कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद प्रोडक्ट क्या है। तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में हमने एक बात गौर करनी है कि इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट इस बात पे डिपेंड करते हैं कि मैंने इलेक्ट्रोड कैसा यूज करा है तथा मैंने इलेक्ट्रोलाइट कैसा यूज करा है। तो एक बार जरा ध्यान समझने की कोशिश करना। मैंने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ली है, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में मैंने जो इलेक्ट्रोड लिए हैं वो इलेक्ट्रोड मैंने प्लैटिनम के लिए लिए। शायद तुम्हारे पेपर में लिखा हो ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड है, शायद तुम्हारे पेपर में लिखा हो इनर्ट इलेक्ट्रोड है, यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो तुम्हें पता होना चाहिए चाहे प्लैटिनम हो चाहे ग्रेफाइट हो, वो इनर्ट इलेक्ट्रोड ही होता है। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड का कोई मतलब नहीं है, बस यही है कि हमने प्लैटिनम या ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड ले लिए और एक ऐसा इलेक्ट्रोड ले लिया जो इलेक्ट्रोलाइसिस के समय उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर रहा, अपना इनर्ट होके पड़ा हुआ है। और यहां पर मैं यूज कर रहा हूं एक इलेक्ट्रोलाइट। हम सबको पता है कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट आर द सब्सटेंस व्हिच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टन और एक्वस फॉर्म। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? एक वो चीज जो पानी में घुलने के बाद या पिघलने के बाद आयंस में डिसोशिएट हो जाए और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाए। मैंने क्या करा है यहां पर, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया अभी कि मैं दो तरीके से इस्तेमाल कर सकता था इलेक्ट्रोलाइट, या तो NaCl को पानी में घोल लेता या इसको मेल्ट कर देता। मेल्ट को तुम्हारे लिए टर्म हो सकती है फ्यूज्ड। तो मैंने क्या करा, मैंने इसको मेल्ट कर लिया। अब मेल्ट करते के साथ ही ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा और Na+ और Cl- में टूट जाएगा। अब क्या होगा, अब मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट में Na+ है, Cl- है। हम सबको पता है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो Na+ नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा और Cl- पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा। तो एट नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे क्या होगा। अब देखो एक बात ध्यान सुनने की है, समझने की है। मैं इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड को एनोड या कैथोड की संज्ञा नहीं दे रहा हूं। जनरली बच्चा, मैंने पहले ही बताया था कि नेगेटिव और पॉजिटिव को एनोड कैथोड बोलना शुरू कर देता है। मैं अभी इसको ये संज्ञा नहीं दे रहा हूं क्योंकि मैंने तुम्हें पहले बता रखा है पॉजिटिव नेगेटिव एनोड कैथोड से रिलेटेड नहीं होते। मैं कह रहा हूं ये एट नेगेटिव जाएगा, Na+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Na बना लेगा। थोड़ा गौर फरमाना, Na+ ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो रिडक्शन हुआ है, और रिडक्शन हुआ है, दैट्स व्हाई मैं इसको कैथोड कह रहा हूं। मैं फिर से बता दूं, मैं इसे कैथोड इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये नेगेटिव है, मैं इसलिए कैथोड कह रहा हूं कि यहां पर रिडक्शन हुआ है, दैट्स व्हाई ये मेरे लिए क्या है, कैथोड है। उसी प्रकार से पॉजिटिव वाले पर, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे Cl- जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा और Cl बनाने की कोशिश करेगा। अब हम सबको पता है ये ऐसा एटॉमिक फॉर्म में ज्यादा अच्छा लग नहीं रहा हम इसको, तो हम इसको क्या करते हैं, बैलेंस कर देते हैं। और क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन का लॉस करा गया, लॉस मतलब यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है, और ऑक्सीडेशन हुआ है, दैट्स व्हाई मैं इस इलेक्ट्रोड को एनोड कह देता हूं।
तो एक जगह पर रिडक्शन हुआ है, मैंने उसे कैथोड बोला, एक जगह पर ऑक्सीडेशन हुआ है, मैंने उसे एनोड बोला। टॉपिक क्या था मेरा? प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। और मैंने इस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में तुम्हें सबसे पहला एग्जांपल जो दिया, किस चीज का दिया, कि अगर NaCl मेल्ट है, फ्यूज्ड है, और इनर्ट इलेक्ट्रोड के अंदर अगर इलेक्ट्रोलाइज कराया जाता है तो क्या होता है। तो हमारा रिजल्ट क्या रहा कि जी कैथोड पे सोडियम निकल जाएगा और एनोड पे क्लोरीन निकल जाएगा। ये था हमारा पहला एग्जांपल प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का। आगे चलते हैं। तो बेटा जो मैं अगला एग्जांपल ले रहा हूं, उस अगले एग्जांपल में मैंने एक चेंज कर दिया और तुम देखो उस चेंज से प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में कितना भयंकर चेंज आ गया। मैं वो चेंज क्या कर रहा हूं, मैंने वो चेंज करा क्या, अब की बार NaCl मेल्ट ना लेके NaCl को एक्वस ले लिया। इलेक्ट्रोड्स मेरे वही है प्लैटिनम के या ग्रेफाइट के, कार्बन के, इनर्ट इलेक्ट्रोड है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट मेरा क्या है, मैं उसे एक्वस कर चुका हूं। एक्वस करते के साथ ही मुझे एक बात पता होनी चाहिए कि Na+ और Cl- में ब्रेक होगा, ये कंफर्म है, मगर साथ साथ पानी का H+ और OH- आयंस भी होंगे। सिर्फ यही नहीं होगा कि सोडियम कैटायन है, H+ भी कैटायन होगा। अब जो जो मैं तुम्हें बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, मैं सारी संभावनाएं डील कर रहा हूं, सुनो मेरी बात। अब ये हो सकता है कि एट नेगेटिव Na+, क्योंकि ये पॉजिटिव है, जाए एक इलेक्ट्रॉन ले और सोडियम बन जाए, मगर सबको यह भी पता है कि यार सोडियम अगर पॉजिटिव है तो H भी तो पॉजिटिव है, तो यह भी हो सकता है कि H पॉजिटिव जाए, इलेक्ट्रॉन ले और H2 बन जाए। अब अगर पहली नजर में हमें लगता है कि यार सोडियम भी पॉजिटिव है, H भी पॉजिटिव है, तो दोनों ही चले जाएंगे, मगर जब हम थोड़ा दिमाग में जोर डालेंगे तो हमें पता लगेगा, याद आएगा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमने सब सुना हुआ है कि जब भी दो सेम तरह के रिएक्शन हो सकते हो तो वो रिएक्शन होता है, वो बंदा ज्यादा रिएक्ट करता है जो ज्यादा रिएक्टिव होता है। अब यहां पर सारा का सारा ध्यान लगा लो, सब चीजें छोड़ के ये देखो, सोडियम और हाइड्रोजन दोनों ही पॉजिटिव है। मैं कह रहा हूं कि ये भी रिएक्शन हो सकता है, ये भी रिएक्शन हो सकता है, और हो भी सकता है कि दोनों भी होते हैं। मैं इस निष्कर्ष पे पहुंच चुका हूं कि नहीं, दोनों तो नहीं होंगे, होगा तो कोई एक ही। अब कौन सा होगा? तो ऑब्वियस सी बात है जो ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब यहां पर एक गलत डिसीजन हमारा पूरा आंसर गलत कर सकता है। मेरी बात ध्यान से सुनने की कोशिश करना। हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है सोडियम, हम सबको पता है हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है सोडियम। और नहीं पता है तो पुरानी क्लासेस के अंदर तुम्हें ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अच्छी तरह से एक्सप्लेन कराई गई थी, उसको देख लो जाके। तो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है सोडियम, क्लियर है। अब मेरा दिमाग कहता है अच्छा, अगर हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव सोडियम है तो सोडियम रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन वाला रिएक्शन नहीं होगा। गलत, हम ये भूल गए हैं, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, मगर इलेक्ट्रॉन देने में, ये रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर कौन होता था? जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देता था। मगर यहां तो किस चीज की रिएक्टिविटी चेक करनी मुझे? इलेक्ट्रॉन लेने की। तो यहां पर सोडियम रिएक्ट नहीं करेगा, यहां पर हाइड्रोजन रिएक्ट करके ये वाला रिएक्शन होगा। मैं फिर से एक बार बता दूं मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव है, तो कोई एक रिएक्शन होगा। अब कौन सा रिएक्शन होगा? तो मैंने कहा बिल्कुल सिंपल सी बात है, रिएक्शन वो होगा जो ज्यादा रिएक्टिव है। अब मैं कह रहा हूं कि देखने में, सुनने में, पहली नजर में लगता है सोडियम इज मोर रिएक्टिव, तो सोडियम वाला रिएक्शन होना चाहिए। नहीं, सोडियम इज मोर रिएक्टिव किस टर्म में? इलेक्ट्रॉन देने में, और यहां इलेक्ट्रॉन देने नहीं है, इलेक्ट्रॉन लेने हैं, तो सोडियम वाला रिएक्शन नहीं होगा, हाइड्रोजन वाला रिएक्शन होगा। क्लियर है? अब इसको देखो कि नेगेटिव वाले में अगर ये हुआ है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे क्या होने वाला है। शुरू करें? तो देखो बच्चों, अब पॉजिटिव की कहानी भी तुम्हें समझ में आ गई होगी। कंपैरिजन दो है,
पहला, या तो क्लोरीन रिएक्ट कर जाए, Cl माइनस रिएक्ट कर जाए, क्लोराइड आयन रिएक्ट कर जाए, या OH माइनस रिएक्ट कर जाए। भाई दोनों है, पॉजिटिव पे कौन रिएक्ट करेगा? तो हमें पता है ज्यादा वाला रिएक्ट करेगा। मगर ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एग्जामिनर हूं तो यही क्वेश्चन दूं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में, और कोई क्वेश्चन दूं ही ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ऐसा हो सकता है कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन देके, क्लोराइड इलेक्ट्रॉन देके क्लोरीन बना ले, ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि OH इलेक्ट्रॉन दे और OH बना दे। अब तुमने कहोगे यार हाइड्रोक्साइड तो देखा है, OH माइनस तो देखा है, OH कभी देखा नहीं। कोई बात नहीं, बहुत चीजें ऐसी जो होती है, भगवान है देखे नहीं है। OH बहुत ही शॉर्ट लिविंग स्पीशीज है। अब ये OH माइनस क्या करता है, फटाफट OH जो होता है वो 2H2 और O2 में चेंज हो जाता है। तो ये प्राइमरी चेंज है, सेकेंडरी चेंज है। ठीक है, जनरली किताबों में क्या कहते हैं, सीधा करके लिख देते हैं, तो हमें लगता है कि यार ये तो कुछ हमें दिखा नहीं, ऐसे होता है एक्चुअल में। तो अगर ये हुआ, मुझे याद है, तुम्हें मन करे तो याद कर लेना, वरना तुम्हारे लिए जरूरत है नहीं। इस चीज की जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो होता है -1.36, और इस रिएक्शन का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो होता है -1.23 वोल्ट। माइनस वैल्यू माइनस में, तो हमारा दिमाग क्या कहता है कि यार ये रिएक्शन होना चाहिए, ये रिएक्शन नहीं होना चाहिए। लॉजिक भी यही कहता है, मगर यहां पर एक हल्का सा ट्विस्ट है। फिर से सुन लो, क्लोरीन का रिएक्शन हो सकता है, OH का रिएक्शन हो सकता है, तो Cl2 गैस भी निकल सकती है, O2 गैस भी निकल सकती है। ठीक है, फेवरेबल क्या है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -1.36, मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोला, इसका इतना है और इसका इतना है। लॉजिकली हमारे सामने क्या होना चाहिए कि भाई ये वाला काम होना चाहिए, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -1.23 है, माइनस में वैल्यू है, तो ये ज्यादा बेटर लग रहा है मुझे, ये होना चाहिए। मगर होता क्या है, ये रिएक्ट करता है। अब तुम कहोगे ये क्या पंगा है, तो ये पंगा है बहुत सुंदर शब्द ओवर वोल्टेज का, या बबलिंग वोल्टेज। इसे ओवर वोल्टेज या बबलिंग वोल्टेज कहते हैं। ऐसा देखा गया कि जैसे हमने थर्मोडायनेमिक निकाल लिया कि यार ये रिएक्शन इतने वोल्ट पे हो रहा है, ये रिएक्शन इतने वोल्ट पे हो रहा है, मगर जब मैं इस चीज को प्रैक्टिकली कराने की कोशिश करता हूं तो ये देखा गया कि ये रिएक्शन काइनेटिकली बहुत स्लो होता है, बहुत स्लो होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब काइनेटिकली बहुत स्लो रिएक्शन होते हैं तो वो थर्मोडायनेमिकली फिजिबल होने के बावजूद भी होते नहीं है, और उनसे दूसरा रिएक्शन जो लगता है कि यार ये वाला वे ठीक है, वो वाला रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, इस चीज को ओवर पोटेंशियल भी कहते हैं। तो नेट तुमने सुना हुआ है, कहां सुना हुआ है, 10th में सुना हुआ है। 10th में इस चीज को ब्राइन कहा करते थे कि एक्वस NaCl, याद होगा NaCl प्लस वाटर को ब्राइन कहा करते थे। कि जब भी तुम ब्राइन की इलेक्ट्रोलाइसिस करते तो क्या होता है, तो तुम कहते थे एक तरफ से हाइड्रोजन निकलता है, एक तरफ से क्लोरीन निकलता है, तो हाइड्रोजन निकल गया, H प्लस H2 बन के निकल गया, Cl माइनस Cl2 बन के निकल गया, बचा क्या, इलेक्ट्रोलाइट में NaOH बच गया। याद आया कुछ? इसीलिए इस टर्म का नाम, इस चीज का नाम क्या कहते थे, क्लोर एल्कली प्रोसेस कहा करते थे। इस चीज को क्लोर एल्कली प्रोसेस कहा गया था 10th में। बहुत सुंदर चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये चीज इंडस्ट्री में हाइड्रोजन बनाने के काम आती है, ये चीज इंडस्ट्री में क्लोरीन बनाने के काम भी आती है, यही चीज इंडस्ट्रियल NaOH बनाने के काम भी आती है। तो ये बहुत जगह यूज होता है, इसके सारी चीजें क्या है, यूजफुल है। हाइड्रोजन भी यूज है, क्लोरीन भी यूज होता है, NaOH भी जो बनता है, एल्कली भी जो बनता है, वो भी क्या है, वो भी हमारा एक इंडस्ट्रियल यूजफुल प्रोडक्ट है। तो मैं फिर से एक बार बता दूं, मैंने तुम्हें क्लोर एल्कली प्रोसेस जो 10th में पढ़ा था उसको 11वीं और 12वीं के हिसाब से समझने की कोशिश करिए कि असल में होता क्या है। दोनों चीजें निकल सकती थी मगर निकला हाइड्रोजन, क्योंकि सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है इलेक्ट्रॉन लॉस करने में, यहां पे इलेक्ट्रॉन गेन करने थे। दोनों चीजें निकल सकती थी और फेवरेबल भी ऑक्सीजन ही दिख रही थी, उसका ऑक्सीजन -1.23 वोल्ट था, मगर बिकॉज ऑफ ओवर पोटेंशियल क्लोरीन निकलता है। अगर तुम ये शब्द अपने आंसर में यूज करते हो ओवर पोटेंशियल,
बस टीचर वहीं गदगद हो जाएगा, क्योंकि ये शब्द हमारी एनसीईआरटी में भी गिवन है, ओवर पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, मैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का थर्ड एग्जांपल करा रहा हूं, ध्यान दो। क्या करा है मैंने वही इनर्ट इलेक्ट्रोड ले लिए हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड वही प्लैटिनम के या ग्रेफाइट के रॉड ले लिए, और यहां पर कॉपर सल्फेट एक्वस डाल लिया है, कॉपर सल्फेट एक्वस डाल लिया। एज यू नो, अब क्या होगा, वही होगी, दो कैटायंस हैं, दो एनायन है, दो कैटायन है, दो एनायन है। फिर से वही बात है, कौन रिएक्ट करेगा। अब हमें ये तो पता लग गया पिछले एग्जांपल की, इससे हमें ये तो समझ में आ गया कि यार दोनों करने चाहिए ऐसा मुझे लगेगा, लेकिन रिएक्ट कोई एक ही करेगा, और कौन करेगा डिपेंड करता है किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसके लिए फिजिबल उसके हाथ है। ठीक है जी। तो अब यार बिल्कुल सिंपल चीज, कॉपर एक चांस होता है कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन ले और कॉपर बना दे, दूसरा चांस हो सकता है H+ 1 इलेक्ट्रॉन ले और हाफ H2 बना दे। अब बात आती है वही कि कौन सा होगा, तो आंसर भी वही है, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, मेरी रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे होता है कॉपर, तो मेरे हिसाब से कॉपर इज लेस रिएक्टिव। तो रिएक्शन कौन करना चाहिए, हमारा हिसाब क्या कहता है कि यार ठीक है हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव, हाइड्रोजन रिएक्ट कर लेगा। लेकिन अभी हमने सुना, अभी हमें पता लगा है, अभी मैंने पिछले एग्जांपल में बताया कि वो ज्यादा रिएक्टिव है, मगर कब, इलेक्ट्रॉन देने में, या तो देने ही नहीं, या तो इलेक्ट्रॉन लेने हैं। तो ज्यादा रिएक्टिव यहां पर जो हमें हाइड्रोजन लग रहा था वो बिल्कुल नहीं होगा, यहां पर ज्यादा रिएक्टिव होगा कॉपर, और ये रिएक्शन हो जाएगा। फिर से सुन लो, हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है मगर इलेक्ट्रॉन देने में, यहां पर हमें क्या करने, इलेक्ट्रॉन लेने हैं, तो रिएक्टिविटी सीरीज जस्ट उल्टी हो जाएगी। ठीक है जी। अब OH और SO4 में बालक कहता है चलो हाइड्रोजन का, सोडियम का, कॉपर का, ये तो मेरे को कंपैरिजन पता है, मगर यार मेरे को तो इनके तो कंपैरिजन ही नहीं पता, मैं कैसे कर सकता हूं। तो ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, पूरी की पूरी क्लास का सबसे मेन की पॉइंट, मेरे को 20 साल हो गए पढ़ाते हुए, आज तक मैंने सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम क्लास ली है अगर मैं कहूं, तो उसमें से सबसे बेहतरीन टॉपिक जिसको मैंने सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्लास में बताया, बच्चे ने बार बार मुझसे पूछा है, वो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ही होता है। और पता नहीं क्यों होता है, इसको एक बार ध्यान से समझ लो, समझ में आ जाएगा। मैंने किसी ऑर्गेनिक के टॉपिक की, ऑर्गेनिक के चैप्टर की इतनी प्रॉब्लम क्लास नहीं दी होगी जितनी प्रॉब्लम क्लास मैंने प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्लास दी है। बच्चा सुनता है, समझ में आता है, रिवाइज नहीं करता, फिर भूल जाता, फिर कहता सर पढ़ा हुआ के। ठीक है, इसलिए इसको बहुत ध्यान सुनना। तुम्हारे पास हार्डली 3 चीजें होंगी, या तो कोई क्लोराइड आयन, जैसे सोडियम क्लोराइड पानी में डाला होगा तो उसके कंपैरिजन में OH- होगा, ठीक, या कोई सल्फेट पानी में डाला होगा, या कोई नाइट्रेट पानी में डाला होगा। हार्डली यही 3 चीजें होती हैं। ठीक है, तो अगर क्लोराइड और OH का कंपैरिजन है, जैसे पिछले उसमें था, क्वेश्चन में था, तो क्लोरीन निकाल दो, OH मत निकालना। ठीक, सल्फेट और OH का कंपैरिजन है, OH ही निकलेगा। NO3 और OH का कंपैरिजन है, OH ही निकलेगा, बात खत्म। ठीक है जी। क्लोराइड है, ब्रोमाइड है और आयोडाइड है, तब तो इन हैलोजेंस को निकाल दो, बाकी हर केस में OH ही निकलेगा। ठीक है, तुम्हें रिएक्टिविटी सीरीज याद करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें तरीका बता दिया। क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, तो क्या निकालना है, इनको निकालो, क्लोरीन बना के, ब्रोमीन बना के, आयोडीन बना के, बाकी हर केस में OH ही निकलेगा। और कैसे निकलेगा मैंने तुम्हें बता दिया, मतलब ये रिएक्ट नहीं करेगा, ये रिएक्ट करेगा। कैसे रिएक्ट करेगा, OH- 1 इलेक्ट्रॉन देके क्या बनाएगा, OH बनाएगा, और ऐसे 4 H2O क्या देंगे, 2 H2O प्लस O2 देंगे, ऐसे 4 ऐसे 4 OH 2 H2O और O2 दे देंगे। फाइनली प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, एक तरफ से कॉपर निकलेगा, एक तरफ से ऑक्सीजन निकलेगी।
ठीक है जी। और हमारे पास कंपैरिजन में क्या, हमारे साथ चीजें क्या कहती, हमारे पास कॉपर आयंस था, H+ आयंस था, SO4 2- आयंस था और OH आयंस था। तो मैंने क्या बोला, एक तरफ से कॉपर निकल जाएगा, एक तरफ से OH- निकल जाएगा और इलेक्ट्रोलाइट में क्या बचेगा, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे जैसे ज्यादा इलेक्ट्रोलाइज करते रहोगे वैसे वैसे सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड होता चला जाएगा। ठीक है जी। हम अपने अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ रहे हैं। वो अगला एग्जांपल तुम्हें इस चीज को और अच्छा एक्सप्लेन करवाएगा। हम अपने अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ रहे हैं और ये एग्जांपल इस बात को डिसाइड करेगा कि तुमने अब तक कितना सुना है और कितनी ध्यान से सुना है। ठीक, तुम्हें लगेगा यार ये तो मैंने पढ़ा हुआ है यार, इसको क्या देखना। भाई साहब इसको देखना ही मैंने। अब मैंने क्या करा, अब तक हम क्या कर रहे थे, अब तक हम हर एग्जांपल में कहते थे इनर्ट इलेक्ट्रोड ले लो, इनर्ट इलेक्ट्रोड ले लो, प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड ले लो, ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड ले लो। अब मैंने क्या करा, मैंने यहां पर इम्प्योर कॉपर ले लिया, शायद तुम्हें एग्जांपल सुनते ही याद आ गया होगा। और यहां पर मैंने प्योर कॉपर ले लिया, एक को एनोड बना दिया, एक को कैथोड बना दिया, एक को एनोड की तरह काम करे, एक कैथोड की तरह काम करे, एक पॉजिटिव रख लिया, एक नेगेटिव रख लिया। और यहां पर वही चीज रख ली क्या जो भी बताई थी, कॉपर सल्फेट एक्वस। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। तो क्या होगा, एक तरफ है कॉपर 2+ और H+ और एक तरफ है OH- और SO4 2-। ठीक है जी। तो एट पॉजिटिव ये दोनों है, एट नेगेटिव ये दोनों है। तो भाई बहुत सुंदर चीज, पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए। मैंने अभी भी क्या बताया, OH और SO4 2- अगर है, OH के साथ कंपैरेटिवली हाइड्रोक्साइड के साथ कंपैरिजन किसका चल रहा है, अगर सल्फेट का चल रहा है तो कौन रिएक्ट करता है, ठीक है जी, OH रिएक्ट करता है। तो यहां पर ये रिएक्ट करेगा या यहां पर ये रिएक्ट करेगा। अब तुम्हें ये इंडिकेशन होनी शुरू होगी, अच्छा भाई साहब यहां पे कुछ उल्टा होने वाला है। चलो मैं अपने मन में सोचता हूं सल्फेट रिएक्ट करेगा, तुम्हारे मन में यही चल रहा होगा। तो ध्यान से सुनना, OH- इलेक्ट्रॉन दे सकता है, SO4 2- भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। कौन देगा, इस बात का कंपैरिजन चल रहा है। तो ना तो ये देगा ना ही ये देगा, कॉपर इलेक्ट्रॉन दे देगा। यहां लगा जोरदार झटका कि ये क्या हो गया भाई, ये कहां से आ गया। तो भाई साहब ध्यान से सुनो, पहले एग्जांपल में इनर्ट इलेक्ट्रोड लिए गए, दूसरे एग्जांपल में इनर्ट इलेक्ट्रोड लिए गए, तीसरे एग्जांपल में इनर्ट इलेक्ट्रोड लिए गए, मगर चौथे एग्जांपल में कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया जा रहा है। और तुम कॉपर के ऊपर बैठ के सल्फेट सोच रहा मैं इलेक्ट्रॉन दे दूं, OH- करा, नहीं मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा। कॉपर कहता है यार मैं जितना मर्जी बुरा मेटल, मगर मैं फिर भी यार तुमसे बढ़िया हूं, मैं मेटल हूं, इलेक्ट्रॉन मैं दूंगा, मेरे रहते हुए तुम कैसे इलेक्ट्रॉन दे सकते हो। ये तो ये हो गया ना, जैसे मान लिया जाए मैंने कोई क्लास की वीडियो डाली यूट्यूब पे और किसी बच्चे ने मुझसे की प्रॉब्लम पूछी, मैंने इग्नोर कर दी, ह्यूमन नेचर कि ठीक है बता देंगे, 1-2 दिन में बता देंगे। उसने फिर डाली कोई प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स पे, मैंने फिर इग्नोर कर दी, ह्यूमन नेचर। मगर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक दूसरा स्टूडेंट आके कहता है भाई इसको अगर तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, सर को समय नहीं मिल रहा, चलो मैं बताता हूं इस प्रॉब्लम को ऐसे ऐसे कर ले। अब जैसे ही मैंने ये देखा मेरी तो भाई ईगो हट हो गई, ह्यूमन नेचर। मैंने कहा यार मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरे स्टूडेंट को तू कैसे प्रॉब्लम बता रहा है, मैं बताऊंगा। वही काम यहां पे कॉपर के साथ हुआ है। कॉपर क्या कह रहा है, यार मेरे ऊपर बैठ के तुम दोनों लड़ रहे हो कि मैं इलेक्ट्रॉन दूं, मैं इलेक्ट्रॉन दूं। अरे मुझे भूल गया क्या कॉपर हूं मैं, मेटल मैं ही हूं, मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा। तो यहां पर इलेक्ट्रोड रिएक्ट कर गया, क्योंकि अब तक इनर्ट इलेक्ट्रोड थे और यहां पर तो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तुम्हें याद जो टर्न में ही होता था कि यहां से कॉपर निकलता रहता, यहां पर डिपोजिट होता रहता था। तो मैं तुम्हें बता रहा हूं अब ये कॉपर निकला कैसे, ऐसे निकला। क्लियर है। अच्छा जी, यहां पर वही होने वाला है, कॉपर 2+ और H+ में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, पिछले क्वेश्चन में कराई है। तो कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बना देगा। इसी चीज को तुम छोटी क्लास में पढ़ते थे कि यहां से कॉपर निकलता रहेगा और यहां पे आके डिपॉजिट होता रहेगा, याद आया कुछ। और जो भी इंप्योरिटी होगी वो यहां इकट्ठी हो जाएगी, कहां पर, एनोड के
नीचे इंप्योरिटी इकट्ठी हो जाएगी, एनोड के नीचे कीचड़ इकट्ठी हो जाएगी। बहुत ध्यान से सुनना, इसीलिए इस कीचड़ को एनोड मड कहते हैं। भाई साहब नाम ही कीचड़ है, बस पहले बता दो तुम्हें, नाम ही कीचड़ है। एनोड मड कोई ऐसी चीज नहीं है कि कीचड़ उठा के फेंक दो ना, ध्यान से सुनना। मान लो, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी चीज है। मान लो इस कॉपर के अंदर एज ए इंप्योरिटी थोड़ा सा जिंक था थोड़ा कॉपर के ऊपर, क्या होगा? कॉपर निकलेगा, कॉपर निकलेगा, कॉपर निकलेगा। जब जिंक आएगा तो जिंक इस जगह पर आ जाएगा सॉल्यूशन में। जैसे ही जिंक सॉल्यूशन में आएगा वैसे ही क्या करेगा, वो कहेगा यार ओ भैया सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट है, मैं तो जिंक हूं। और जिंक और कॉपर सल्फेट की बचपन से दुश्मनी चल रही है। जिंक कॉपर सल्फेट को फटाक से रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बना देगा, मतलब वो जाके इलेक्ट्रोलाइट से रिएक्ट कर जाएगा। कोई बात नहीं, होने दो। मगर अगर जिंक की जगह फॉर एग्जांपल सिल्वर निकल गया एज ए इंप्योरिटी या गोल्ड निकल गया एज ए इंप्योरिटी, अब क्या होगा? हम सबको पता है गोल्ड, सिल्वर, इवन प्लैटिनम, ये सारे के सारे कॉपर से कम रिएक्टिव है। तो वो जैसे ही बाहर निकलेंगे इसमें एज ए इंप्योरिटी बाहर निकलेंगे कॉपर की रॉड से, तो वो इस सॉल्यूशन से रिएक्ट कर पाएंगे? कतई नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। वो क्या करेंगे? वो चुपचाप आके नीचे बैठ जाएंगे। तो इस कीचड़ में, जैसे तुम कीचड़ कह रहे हो, इस एनोड मड में प्रीशियस मेटल होते हैं, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, प्लैटिनम होता है। तो इसको फेंकते नहीं है, इसको दोबारा से रिसाइकिल करते हैं, दोबारा से इसको साफ करते हैं, इसके अंदर सोना चांदी निकल सकते हैं। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट चीज थी ये भी। चलो भाई, मैंने तुम्हें कॉपर सल्फेट की भी, एक्वा सॉल्यूशन की भी क्या कराई, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कराई अंडर कॉपर इलेक्ट्रोड, अंडर इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं, अंडर कॉपर इलेक्ट्रोड। ठीक है बेटा, आगे की चीज बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, पूरे क्लास का एक समरी दे रहा हूं। तो सुनो बच्चों, मैंने जो भी पढ़ा है मैं उसको समराइज कर दूं, और ये समरी सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान सुनना। पहली बात तो मैंने 4 एग्जाम्पल लिए, और उन 4 एग्जाम्पल को मैंने किस हिसाब से लिया, ध्यान से सुनो। मैंने पहले एग्जाम्पल लिया क्या, मैंने यहां पर प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड लिया और NaCl को मेल्ट कर दिया। ठीक है जी, और हमने बोला जी सोडियम निकल जाएगा, क्लोरीन निकल जाएगा। फिर मैंने क्या करा, वही प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड लिए, मगर यहां पर अब की बार NaCl को मेल्ट नहीं करके NaCl को एक्वस कर दिया। एक्वस करते के साथ ही मैंने बोला क्या, क्लोरीन निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, और NaOH जो होगा वो सॉल्यूशन में बचा रह जाएगा। तो साफ दिख रहा है क्या, कि जैसे ही मैंने इलेक्ट्रोलाइट चेंज कर दिया है, मेल्ट की जगह क्या ले लिया, एक्वस ले लिया, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस चेंज हो चुके थे। फिर मैंने तीसरे एग्जांपल में क्या करा, मैंने तीसरे एग्जांपल में यहां पर क्या करा, प्लैटिनम ही लिया, मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोड ही लिया, और यहां पर कॉपर सल्फेट एक्वस लिया। तो मैंने बोला जी कॉपर निकल जाएगा, और क्या निकलेगा, O2 निकल जाएगा, और H2SO4 बचा रह जाएगा। ठीक। अगले केस में मैंने क्या करा, अगले केस में मैंने ये कॉपर की इलेक्ट्रोड ले लिए और कॉपर सल्फेट एक्वस ले लिया। इसमें मैंने क्या बोला, लास्ट एग्जाम्पल में मैंने क्या बोला, कि यहां से कॉपर निकलेगा, यहां जाकर डिसॉल्व हो जाएगा। तो मैंने एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या करा, इलेक्ट्रोड बदले, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बदल गया, कि कॉपर यहां से निकल के यहां चढ़ जाएगा। ठीक। पहले 2 एग्जाम्पल में क्या करा था, इलेक्ट्रोलाइट बदले थे, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस चेंज हो गया। दूसरे 2 एग्जाम्पल में क्या करा, इलेक्ट्रोलाइट तो सेम रख के आपकी बात इलेक्ट्रोड बदल गए। तो निष्कर्ष क्या है पूरी स्टोरी का, निष्कर्ष एक ही है पूरी स्टोरी का। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, सिर्फ एक, कि तुम इलेक्ट्रोलाइट बदल दो या इलेक्ट्रोड बदल दो, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बदल जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बता दूं, ये टॉपिक 11th में और 12th में दोनों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके बच्चों, जय श्री राम।